हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 10 नवंबर का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मजा आएगा इसको पढ़ने में, ध्यान से समझिएगा। सो यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है कौन? जिसने ट्रेंड बना रखा है हर संधि से बाहर होने का, वो देश है ये। कौन? रशिया। सो रशिया की ये तीसरी संधि होगी जिससे वो हो गया है एग्जिट। से पहले भी मतलब बहुत सारी संधियों से, लेकिन लगातार जो दौर चल रहा है उसमें रशिया ने ये तीसरी संधि है जिससे वो बाहर हो गया है। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि। इस पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि को बोला जाएगा CFE। ठीक है। सो पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि CFE। अब देखिए क्या है पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, नाटो का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था NATO। 4 अप्रैल 1949 को बना था नाटो। नाटो का मतलब हो गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यूरोप का ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के नाटो। इसके टोटल मेंबर 31 कंट्रीज है। अभी आपने देखा होगा 31 कौन बना था? फिनलैंड बना था। आप सुना होगा कि क्रोएशिया भी नाटो में सम्मिलित हो गया है, ये न्यूज में था लास्ट। तो 31st तो फिनलैंड था। और टोटल कंट्रीज कितनी है नाटो में? 31 है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है और नाटो का भी है। ठीक है। अब यूरोपियन कंट्रीज ने तो बना दिया नाटो, फिर इसी के साथ एक अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया जिसका नाम था वार्सा संधि। ठीक है। यूरोप के अलावा जो कंट्रीज बची उन्होंने आपस में मिलकर क्या बना लिया? वार्सा संधि के तहत में इकट्ठे हो गए। सो नाटो और वार्सा संधि के तहत आने वाले देशों के बिटवीन हथियारों की सीमा तय करने के लिए कि कौन कितने हथियार यूज करेगा, या हथियारों पर बैन लगाने के लिए, कौन से सशस्त्र बलों पारंपरिक हथियारों के प्रयोग पर बैन लगाने के लिए नाटो और वार्सा संधि से जो एसोसिएटेड कंट्रीज थी उन्होंने आपस में एक समझौता कर लिया। और समझौते का नाम था पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि। ठीक है। तो दोनों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर कर लिए कि वे लोग जो पारंपरिक हथियार है उसके उपयोग नहीं करेंगे, उसके उपयोग पर बैन लगा देंगे। ठीक है। रक्षा के लिए। अब क्या था ये पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि? तो इसमें ये किया जाता था, इसका उद्देश्य ये था कि शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को, यानी जो कोल्ड वॉर चल रहे थे उस टाइम पे, शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं या निकट सेना इकट्ठा रोक करने के लिए रोकना। तो इसका उद्देश्य सिंपल सा था कि प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर और उसके देश के किसी के पास भी सेनाओं को इकट्ठा करने से रोकना, शीत युद्ध को करने से रोकना, ये इसका उद्देश्य। कब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे? नवंबर 1990 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। CFE, यानी CFE आया था 1990 में। ठीक है। लेकिन 1991 में ही जो ये वार्सा संधि के तहत ये जो देश आए थे ना, इनका हो गया खात्मा, ये हो गए खत्म। ठीक है। सो नारसा ये वापसी हो गई इनकी 1991 में। बचे केवल नाटो की कंट्रीज, है ना, और नाटो की कंट्रीज में रशिया भी आ गया। और रशिया नाटो ने मिलकर CFE को आगे तक चलने दिया कि हथियारों की सीमा तय करने के लिए इन्होंने CFE को यूज किया। अब रशिया का स्टेटमेंट आया है 7 नवंबर 2023 को कि रशिया पीछे हो रहा है किससे? CFE से। और रीजन उसने ये बताया कि नाटो के
आप लोग जो नाटो का विस्तार कर रहे हो रशिया के आसपास के कंट्रीज में, इस कारण रशिया क्या करेगा, अब सीएफई से दूर हो जाएगा। सो रशिया ने कर लिया है एग्जिट फ्रॉम सीएफई। ठीक है, इस संधि से उसने वापसी ले ली है, सशस्त्र बलों की संधि से। इसी के अलावा फरवरी 2023 में हमने पढ़ा था कि रशिया ने वापसी ली थी न्यू स्टार्ट संधि से। न्यू स्टार्ट संधि क्या है, अमेरिका और रशिया की बिटवीन थी, उनके हथियार नियंत्रण के लिए थी। तो न्यू स्टार्ट संधि से भी रशिया बाहर जा चुका था। इसी से पहले 2019 में भी रशिया एक संधि से बाहर हुआ था। वो संधि का नाम था आईएनएफ संधि, यानी इंटरमीडिएट परमाणु बल संधि, न्यूक्लियर फोर्स संधि। इस संधि में क्या था, इस संधि के तहत 310 से 3410 मील की सीमा के अंतर्गत भूमि आधारित क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन, परीक्षण व तैनाती पर प्रतिबंधी लगाई गई थी। ठीक है, लेकिन और आईएनएफ संधि कब आई थी, 1987 में आई, लेकिन 2019 में रशिया इससे भी बाहर हो गया। फाइन। सो आपको ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली 7 नवंबर 2023 में रशिया बाहर हो चुका है सीएफई से। सीएफई का उद्देश्य था कि शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं या निकट सेना इकट्ठा करने से रोकना। ठीक है, नवंबर 1990 में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे और 2023 में रशिया इससे बाहर हो गया है। और इसके अगेंस्ट में जो नाटो की देश है, उन्होंने भी पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि को खत्म करने के ऑर्डर दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने अबुआ वीर दिशोम अभियान शुरू किया। सो अबुआ वीर दिशोम अभियान की बात की जा रही है, किसने इसको स्टार्ट किया है, तो इसको स्टार्ट किया है झारखंड की गवर्नमेंट, झारखंड सरकार। ठीक है, अबुआ बीर दिशोम अभियान, इसका उद्देश्य क्या है कि वन अधिनियम के तहत, वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तियों और समुदायों को भूमि स्वामित्व पर प्रमाण पत्र वितरित करना, यानी जिसकी भी जो भूमि है उसके स्वामित्व के लिए प्रमाण पत्र वितरित करना अबुआ बीर दिशोम अभियान का उद्देश्य है। किसकी गवर्नमेंट का उद्देश्य, झारखंड की गवर्नमेंट का उद्देश्य। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, वन अधिकार अधिनियम कब आया था, ये वन अधिकार अधिनियम तो 2006 का अधिनियम है ये, 2006। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेट न्यूज की बात चल ही गई है, तो स्टेट न्यूज एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, ईस्ट कंट्रीज है, ईस्ट स्टेट्स है, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित हवाई अभ्यास का नाम क्या था, पूर्वी आकाश। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए 9 राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, झारखंड ने। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता था, केरल ने जीता था। किस दक्षिण भारतीय राज्य ने व्यापक जाति आधारित जनगणना करने की मंजूरी दे दी, आंध्र प्रदेश ने। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज किस संस्था द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट, डब्ल्यूएम। केरल एंड कर्नाटका के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तथ्य जांच इकाई स्थापित की, तमिलनाडु ने। राज्य दक्षता ऊर्जा दक्षता कार्य योजना का मसौदा ये किसने जारी किया, केरल ने। कि संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को 2022 में निर्यात उपायों के कारण लगभग 169 बिलियन के निहित कर का सामना करना पड़ा। सो ये ओईसीडी का था। भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के मारे जाने सबसे ज्यादा लोग हैं? ये उत्तर प्रदेश में है। महादेव वन्यजीव अभयारण्य ये गोवा में है। राजाजी टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में। और प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए मिंदुम मंजापाई किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया, तमिलनाडु द्वारा स्टार्ट किया गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर याद होगा आपको किसका पार्ट है ये। सो ये आदित्य एल1 मिशन का पार्ट है ये। आदित्य एल1 में यूज्ड एक टेक्निक है ये, हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर।
किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित है। तो हाल ही में आदित्य एल1 के हेलियस स्पेक्ट्रोमीटर ने जो सन की परिक्रमा कर रहा है, सूरज के वातावरण की स्टडी कर रहा है, वहां से पहले सौर ज्वालाओं का अवलोकन किया। पहली सौर ज्वाला दिखी किसको? हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर। और इसका अवलोकन करके इसरो को सूचित किया। ठीक है। तो क्या करेगा ये जो हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर है? बेसिकली इसका काम क्या है? उच्च ऊर्जा एक्सरे जो है, उच्च ऊर्जा एक्सरे, उसकी गतिविधि की निगरानी करने के लिए इसको बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है। आदित्य एल1 मिशन जो कि भारत का है, सूर्य के जो कोरोना है यानी उसकी जो सरफेस है, उसका वातावरण है, उसकी स्टडी को करने के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ मैंने आदित्य वल एल1 और पार्कर के बिटवीन जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये किसका है? ये नासा का है। इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब और आदित्य एल1 में कितना डिफरेंस है, क्या क्या किस बेस पे हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? अब नासा की बात आ गई तो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर। सो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर ये किस ग्रह पर है? अभी मंगल ग्रह पर है। सो मंगल ग्रह पर घूम रहा है नासा का क्यूरियोसिटी रोवर। कब लॉन्च किया गया था इसको? इसको लॉन्च किया गया था 5 अगस्त 2012 को इसको लॉन्च किया गया था। तो मंगल ग्रह के क्रेटर पर उतरा था ये। और आज जाकर इसको टोटल 7 नवंबर 2023 तक इसने मंगल ग्रह पर 4000 मंगल दिवस कंप्लीट कर लिए हैं। 4000 मंगल दिवस। तो लगभग 4000 दिनों से वो मंगल पर घूम रहा है। इसका जो एम था, क्यूरियोसिटी रिवर रोवर, इसका एम क्या था? इसका एम था कि मंगल ग्रह पर चेक करना है कि सूक्ष्म जीवी जीवन का समर्थन है क्या वहां पर। सूक्ष्म जीवी जीवन का समर्थन ये चेक करने के लिए इसको भेजा गया था, क्यूरियोसिटी रोवर। ये जो रोवर है ये कार के आकार का है। और इसने अभी तक वहां पर 32 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। और हाल ही में इसने अपना 39 नमूना नासा को भेजा था, जिसमें ये वहां पर एक चट्टान की ड्रिलिंग कर रहा था और उस चट्टान का नाम रखा गया सेक्वरिया। सेक सेक्वोइया, है ना? सेक्वोइया नामक चट्टान की ड्रिलिंग करता हुआ वीडियो इसने नासा को भेजा। ये 39 नमूना इसने हाल ही में भेजा। फाइन। सो ना क्यूरियोसिटी रिवर रोवर मंगल ग्रह पर स्टडी कर रहा है। मंगल ग्रह पर 4000 मंगल दिवस हो चुके हैं, 32 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। एम क्या है? सूक्ष्म जीवी जीवन का समर्थन। और सकैया चट्टान के ड्रिलिंग का नमूना भेजा इसने हाल ही में नासा को, इसलिए ये न्यूज में रहा। इसी के साथ नासा का एक मिशन और ध्यान रखना है आपको, इन्फ्यूज। जो न्यूज में इन्फ्यूज किस देश से रिलेटेड है? किस देश की स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? सो ये नासा से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। आई सो हम बात कर रहे थे इन्फ्यूज की। तो इन्फ्यूज किससे रिलेटेड है? कि नासा से रिलेटेड है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ये नाम है इन्फ्यूज का। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट से पहले आदित्य एल1 और पार्कर सोलर प्रोब के बारे में हम थोड़े से उपकरणों की लिस्ट देख लेते हैं, किसमें क्या यूज हुआ है। आदित्य एल1 में एक उपकरण यूज हुआ था, वीईएलसी। वीईएलसी, so वीईएलसी का फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ठीक है। आदित्य एल1 में यूज हो रखा है सोलैक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोम। आदित्य एल1 में हेलियोस यूज हुआ है, हाई एनर्जी एल1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर।
स्पैक्स यूज हुआ है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, पापा पीएपीए आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषण पैकेज, ये यूज हुआ है। सो वीईएलसी, सोलैक्स, हेलियोस, अपैक्स, एस्पैक्स और पापा, ये 5 उपकरण जो आदित्य एल्बम में यूज हुए, जबकि जो स्पार्कर सोलर प्रोब है जो नासा का है और ये काफी करीब जाएगा सूर्य के। इसमें जो थे वो विस्पर है, स्विप है, ठीक है, और एक ISIS, ये 3 उपकरण इसमें यूज हुए हैं। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब काफी अच्छी टेक्निक है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर है, आदित्य एल्बम से कंपैरिजन में बहुत कम पॉइंट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत को हरमेस 900 ड्रोन की आपूर्ति करेगा? सो जिसमें चल रहे हैं युद्ध, जो खुद विक्टिम से टेररिस्ट कंट्री बन चुका है, कौन? इजराइल, ठीक है। तो इजराइल और हमास का जो विद्रोह हुआ था 7 अक्टूबर को, हमास ने इजराइल पर रॉकेट से बमबारी की थी, तीनों सेनाओं की तरफ से, तीनों मार्गों की तरफ से। तब इजराइल विक्टिम था, बट अब इजराइल का जो अटैक चल रहा है गाजा स्ट्रिप पे, वो बहुत ज्यादा भयानक हो चुका है। इजराइल रुकने वालों में से नहीं है, वो उसके जो आतंकी हमले हैं वो दिन पे दिन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। गाजा स्ट्रिप बहुत ज्यादा उसने तहस नहस कर दी है, ठीक है। इसराइल को अगर कोई रोक सकता है तो वो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका अभी चुप्पी करके बैठा है, नो रिएक्शन। सो इसराइल का सफर हो चुका है विक्टिम से टेररिस्ट कंट्री, टेरर तक। अब देखिए, इसराइल ने किया है भारत को हरमेस 900 ड्रोन की आपूर्ति। सो ये एक मानव रहित विमान है। क्या है ये? एक मानव रहित विमान। और इसी के साथ एक नाम और है, हिरॉन मार्क 2, ये भी इसराइल आपूर्ति करेगा किसको? भारत को, ठीक है। अब देखिए, वायु सेना की न्यूज चली रही है तो फटाफट से पॉइंट वाइज जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित हवाई अभ्यास का नाम क्या है? पूर्वी आकाश, ठीक है। सो IAF ने चीन सीमा के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वी आकाश नामक हवाई अभ्यास किया है, और इसमें इन्होंने किसका यूज किया था? सुदर्शन S-400 वायु रक्षा मिसाइल, इसका यूज किया। क्या है ये? एक वायु रक्षा मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के नवीनतम निर्माणाधीन निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का नाम किस भारतीय शहर के नाम पर रखा गया है? सो ये रखा गया है, सूरत के नाम पे रखा गया है, ठीक है। किसने इसका उद्घाटन किया? हाल ही में गुजरात के जो CM है, कौन है? भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, भूपेंद्र पटेल। भारत की नवीनतम विध्वंसक मिसाइल सूरत, ठीक है, और ये स्वदेशी है, स्वदेश रूप से इसको डेवलप किया गया है। प्लस ये पार्ट है प्रोजेक्ट 15V का। प्रोजेक्ट 15V के तहत क्या किया जा रहा है? विध्वंसक जहाजों का निर्माण किया जा रहा है स्वदेशी रूप से। और विध्वंसक जहाजों में चौथा जहाज है कौन सा? सूरत, चौथा विध्वंसक जहाज जो भारत ने स्वदेश रूप से डेवलप कर लिया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रलय क्या है जिसका हाल ही में उड़ान परीक्षण किया गया? सो प्रलय की बात की जा रही है, एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। भारत के उड़ीसा के तट पर इसको तैनात किया गया है, भारत के उड़ीसा के तट पर। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास में टाइम आउट दिए जाने वाले पहले ओकेजन कौन? टाइम आउट, देखिए टाइम आउट का मतलब मैं पहले समझा देती हूँ कि अगर जब, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, जब भी विकेट गिरता है तो जो दूसरा बल्लेबाज है उसको 6 मिनट में आना पड़ता है मैदान में। कितने टाइम में आना होता है? 6 मिनट में। 6 मिनट में उसको उपस्थिति दर्ज करानी होती है विकेट गिरने के बाद। लेकिन हाल ही में जो मैच मैच हुआ था श्रीलंका और बांग्लादेश के बिटवीन, उसमें श्रीलंका के साथ हुआ है टाइम आउट का किस्सा। श्रीलंका की प्लेयर है जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। सो एंजेलो मैथ्यूज इतिहास में, ODI के इतिहास में
पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जिनको फेस करना पड़ गया है टाइम आउट, यानी 6 मिनट विकेट गिरने के बाद 6 मिनट में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई मैदान में, इस कारण ये हो गए टाइम आउट। कहां पर हुआ ये? दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के पहले। तब बांग्लादेश के जो कप्तान थे, क्या नाम है उनका? शाकिब अल हसन। सो बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की सिफारिश पर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट देकर आउट किया गया। सो एंजेलो मैथ्यूज ये इतिहास में पहले क्रिकेटर है जो टाइम आउट से आउट हुए थे, है ना? तो इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती? सो ये जो सैयद नेशनल ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, किसने जीती है इसको जीता है पंजाब ने जीता है। कौन सा फॉर्मेट में है? T20 फॉर्मेट में है। किसको हरा के जीता है? बड़ौदा को हरा के पंजाब ने जीता है। कितने रन से हराया? 20 रन से हराया। और इस प्रकार पंजाब के बाद 1993 के बाद पहली कोई राष्ट्रीय ट्रॉफी पंजाब ने जीती है। 1993 में इन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती थी। फाइन। सो इसी के साथ ही सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और एट लास्ट प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि थोड़े व्यूज बढ़े चैनल के।